कैपिटल गेन का रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या है कि ये ध्यान रखिए, अगर कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कोई कंसेशनल रेट पे एम्प्लॉय को क्या दिया है, स्वीट इक्विटी शेयर्स दिए, या फिर कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दी है, क्या स्वीट इक्विटी शेयर्स दिए या फिर कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दी है, किस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे या फिर एट कंसेशनल रेट के। तो इस केस के अंदर क्या हो जाता है, एम्प्लॉयर के हाथ में क्या हो जाता है, परक्यूजन माना जाता है। ये परक्यूजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कंसेशनल रेट पे दिया है ना भाई। तो फिर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा भाई, एम्प्लॉयर के हाथ में, ध्यान से देखिए, परक्यूजन से माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देख ले, जैसे कि एम्प्लॉयर को क्या करा है, ऑफर करे राइट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन द रेशो 1:1, ठीक है, 150 रुपये के हिसाब से। लेकिन इसकी तो भाई साहब अगर तू ध्यान से देखेगा तो 500 से उसने अलॉट करे 150 रुपये के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर तू ध्यान से देखेगा, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी थी 300 रुपये। तो इस केस के अंदर वो फालतू का कंसेशन रेट पे दे रहा है 150 रुपये। तो इस केस के अंदर जो 300 माइनस 150 रुपये का जो डिफरेंस है ना 500 शेयर्स पर जो वो ऑफर कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयर के हाथ में क्या हो जाएगा, परक्यूसिड मान लिया जाएगा और इट इज चार्जेबल टू टैक्स। ध्यान रखियो। अब ऐसे ही दूसरा केस अगर मान के चल रहा है, अगर वो अपने शेयर होल्डर के साथ कर रहा होता है, ये तो एम्प्लॉय लोगों के साथ कर रहा है, शेयर होल्डर के साथ कर रहा होगा तो उसे भी ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा विदाउट एनी कंसेशन। अगर रिडक्शन, अगर मतलब विदाउट एनी कंसेशन उसने दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये परक्यूसिड विल नॉट अराइज इफ he is given to their shareholder without any concession of the recession at their fair market value on the base of their right shares, then it would preclusive will be not arises। अदरवाइज ये भी उसी की तरह हो जाएगा जैसे मैंने अभी बताया है। सेक्शन एक बार बता देता हूँ कौन सा, ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लोज 6 देख ले याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मान के चल ले, एक तेरे को दो फंड दे रखे हैं, फंड है वो फंड भी दे रखा है, ठीक है, एक लिस्टेड फंड है, लिस्टेड है, फंड भी अनलिस्टेड है, और ग्रैंड फादरिंग रूल के हिसाब से तेरे को क्या निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों की क्या दे रखा है, हाई स्टेटेड प्राइस, एवरेज स्टेटेड प्राइस, लोवेस्ट स्टेटेड प्राइस और नेट एसेट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो फंड है तो हमारा लिस्टेड है, तो इस केस के अंदर तो हाई ट्रेडिंग प्राइस लेंगे 31 जनवरी 2018 का, लेंगे या नहीं लेंगे, मैंने बोला ठीक। फंड भी क्या है लेकिन अनलिस्टेड है, तो इस केस के अंदर तो क्या लेगा, नेट एसेट वैल्यू लेगा, क्या लेगा, नेट एसेट वैल्यू, कौन सी डेट का, 31 जनवरी 2018 का नेट एसेट वैल्यू लेगा, और ग्रैंड फादरिंग रूल लगा देगा उसकी में भी, फंड बी में भी। ध्यान रखियो, ग्रैंड फादरिंग रूल लगाना ही होना कि बस नेट एसेट वैल्यू लो, ग्रैंड फादरिंग पूरी रूल लगाइयो। मतलब जो तूने मान के चल ले, तेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है 550 है, ठीक है, और NAV दे रखी है फंड बी में 31 जनवरी 2018 को 950, और सेल प्राइस तेरा क्या है 900। तो इस केस के अंदर क्या होएगा, लोअर ऑफ तेरा वो नेट एसेट वैल्यू और सेल प्राइस क्या है 900, तो लोअर ऑफ 900 और 950 का क्या हो गया, मैंने बोला 900 हो गया, तो वो हो गया। और एक्चुअल कॉस्ट तेरी क्या है 550, तो हायर ऑफ 550 और 900 का क्या हो गया 950 हायर हो गया, तो कॉस्ट ऑफ तेरी एक्विजिशन ग्रैंड फादरिंग रूल के हिसाब से क्या आ गई 900, और सेल प्राइस भी तेरा 900, तो इस केस के अंदर कैपिटल गेन आ गया नील। मैंने फंड बी के स्पेशली मैंने जानबूझ के तेरे को बताया जिससे कि तू भूले ना कि भाई यहाँ पे भी ग्रैंड फादरिंग रूल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स मॉर्गेज का केस है, वो रजिस्टर मॉर्गेज का डीड, ठीक है, रजिस्टर मॉर्गेज डीड का केस है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई साहब 26 मई 2002 को 5 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस वो जो है वो जो प्रॉपर्टी है उसके सन के पास चली गई 2009 और 10 को, एज पर बिल, ठीक है, एज पर बिल उसके पास चली गई। तो इस केस के अंदर तेरे को कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2002 और 3 का, 2009 और 10 का, और 2024-25 का तो दे ही रखा है, जिस साल उसने क्या कर रखा है, सेल करी थी प्रॉपर्टी, 2024-25 को सेल कर रखी थी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा तू। देख भाई, जब तुझे पता है जब भी इनहेरिटेंस से जब तेरे पास प्रॉपर्टी आ जाती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर होती है। तो इस केस के अंदर भी तेरा कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर होएगा, जो कि 5 लाख रुपये उसने 26 मई 2002 को खरीदा था ना, तो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर लेगा। तो इस केस के तो इंडेक्सेशन जब लेगा तो यहाँ पे इस केस के अंदर बेस जो डिनोमीटर में लेगा ना तू, कि भाई कौन सा CI ले, 2002 या 3 का, 2009 या 10 का, दोनों से करके आने हैं, दोनों से करके आने हैं। ध्यान रखियो कि क्वेश्चन में भी मैंने देखा है दोनों से करके आए हैं। तो 2002 या 3 कब से भी मतलब 148 भी ले लियो, जो 2002 या 3 का दे रख, वो 2009 या 10 का दे रखा है 148 भी ले लियो, और उससे भी सोल्व करके आ जाइयो, उससे भी सोल्व करके आ जाइए। और डिनोमीटर में अगर तो 2002 या 3 का लेगा 105 का, तो उससे भी करके दोनों से करके आना है, ठीक है। और जो लोन अमाउंट पेड किया उसके सन ने 2009 और 10 को उसने पेमेंट करी थी, तो उस केस के अंदर भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स जो जब तो डिनोमीटर में लेगा 148 ही लेगा, 148 से काउंट करेगा, क्योंकि उसने जो पेमेंट करी थी 2010 को करी थी, 2009 और 10 को करी थी, तो ये 2009-10 में फॉल कर रहा है, तो उसकी जो पेमेंट थी 15 लाख रुपये की थी। तो 15 लाख का जब तू उसकी भी तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है जब वो लोन पेमेंट करता है, लोन पेमेंट कर रहा होता है।
तो फिर उस केस के अंदर जब तू लेगा तो लोन पेमेंट का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स लेना है, तो जो कि 2009 और 10 का ईयर का था, तो इस केस के अंदर भी ठीक है। लेकिन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर में इसमें यहाँ पे दो तरीके से नहीं करना, लोन जब पेमेंट कर रहा होगा ऊपर वाले में करना है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर वाले केस में करना है तेरे को, दोनों केसेस के अंदर ठीक है। ये 2002 और 3 वाला भी इंडेक्सेशन ले लियो, 2009 और 10 वाला भी इंडेक्सेशन ले लियो और दोनों से करके आ जाइयो। लोन पे नहीं लेना, ध्यान रखिए जो लोन अमाउंट उसने पेड किया उसका तो बस 2009 और 10 का ही इंडेक्स इन्फ्लेशन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सी भी तेरे को कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर मिलती इनहेरिटेंस से मिलती है और उसकी वजह से इनहेरिटेंस से मिली और जब मिली और मैंने क्या करी लायबिलिटी कर दी डिस्चार्ज ड्यू टू मॉर्गेज, जो भी उसमें डेट था मॉर्गेज डेट की रिकॉर्डिंग मैंने क्या करा, इनहेरिटेंस से मेरे को प्रॉपर्टी मिली थी और मैंने उसमें जो पेमेंट लायबिलिटी डेट वगैरह था वो मैंने क्या कर दिया फिर पेमेंट कर दिया। तो उस केस के अंदर जो भी मैंने पेड किया है मॉर्गेज से रिलेटेड जो भी मैंने पेड किया है तो वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन दूसरा केस अब देख, इस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखियो, एक बंदा है उसने क्या करा हाउस प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे ले लिया और फिर उस पैसे को जो उसने मॉर्गेज पे रखा हाउस प्रॉपर्टी को, उससे जो पैसा लिया तो वो जो पैसा इस्तेमाल कर रहा है अपने सन की मैरिज पर इस्तेमाल कर रहा है और बाद में जो भी मॉर्गेज पे रखा हुआ था जो उसने था बाद में जो उसने मॉर्गेज से जो पैसा लिया हुआ था प्रॉपर्टी को अपने दाव पे रखे तो उसने क्या कर दिया बाद में पे कर दिया और फिर वो कहने लग गया कि भाई साहब मेरे को तो मैंने मॉर्गेज डेट डिस्चार्ज कर दिया, मेरे को तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दो, मैंने तो डिस्चार्ज कर दिया। तो इस केस के अंदर वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसने जो मॉर्गेज क्रिएट करी है वो खुद करी है, मतलब इसने खुद मॉर्गेज क्रिएट करी है। अगर वो कोई इनहेरिटेंस से नहीं है, इनहेरिटेंस से आई होती तो समझ जाते, इसने हिमसेल्फ खुद क्रिएट करी है मॉर्गेज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर इसने जो डेट डिस्चार्ज किया है इसके रिस्पेक्ट में, इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से सुनियो। 4 फंड दे रखे हैं, BLR ग्रोथ फंड, ABC स्ट्रेटेजिक फंड, ABD फंड मिड कैप और SBA फंड ग्रोथ। पहले के जो दो फंड है BLR ग्रोथ फंड और ABC स्ट्रेटेजिक फंड, इन दोनों की जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है 30% कर रखी है इक्विटी शेयर्स के अंदर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। और जो तीसरे और चौथे जो फंड है ABD फंड मिड कैप और SBA फंड ग्रोथ, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है 70% कर रखी है इक्विटी शेयर्स के अंदर, ठीक है। पहले के जो 2 फंड है उनकी जो डेट है, पहले मैं दोनों फंड के बारे में ऊपर वाले बता देता हूँ, ऐसे वरना कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले के 2 फंड की मैं तेरे को बताता हूँ। BLR ग्रोथ फंड है 3 अप्रैल 2021 को उसने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट करी है। ABC स्ट्रेटेजिक फंड है उसने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट करी है 4 मई 2024 को। तो बारी आती है पहले फंड की। पहला फंड तेरा क्या है BLR ग्रोथ फंड। अब हमें से बताना है कि भाई ये क्या है, इक्विटी फंड है, डेट फंड है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, क्या है ये क्या है, जिससे कि हम पता लगा सके भाई कैपिटल गेन हमारा क्या निकलेगा। तो देख तूने जब कैपिटल गेन रिवीजन कर रहा होगा तो इसके अंदर तूने पढ़ा होगा अगर कोई फंड किसी डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करता है कम से कम 65% और मोर इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, तो इस केस के अंदर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बन जाता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड बन जाता है, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो जाता है नहीं हो जाता है, मैंने बोला हाँ। अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है तब कह रहा हूँ, अगर किसी दूसरे फंड के थ्रू जाता है, मतलब पहले फंड ने किसी दूसरे फंड को एक फंड ने दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करा 90%, कम से कम उससे करना चाहिए उन लिस्टेड यूनिट्स ऑफ अनदर फंड, और अनदर फंड ने भी कुछ कम से कम उसने 90% इन्वेस्ट करा है सामने वाले की डोमेस्टिक कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो भी वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड बनता है। ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड की 2 डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला हाँ, या तो मिनिमम 90% वाला कंडीशन फुलफिल कर दो या 65% वाली कंडीशन फुलफिल कर दो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो ये जो तेरा फंड है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, क्योंकि इस केस के अंदर LTCG 112 आ जाता है ना। तो एक तो बेसिक डेफिनेशन ये हो गई। सेकंड बेसिक डेफिनेशन की क्या तूने पढ़ी थी 50AA वाली। 50AA में क्या था, 50AA में जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की जो बात करी गई थी, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की जो बात करी गई थी वो बताऊँ कब से आया था, वो 1 अप्रैल 2023 से आया था, 23 के बाद आया था, समझ में आ गया। वो जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड आया था वो 1 अप्रैल 2023 के बाद आया था, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो मैंने पहला फंड बताया तेरे को BLR ग्रोथ फंड, वो क्या है, उसकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 अप्रैल 2021। तो इस केस के अंदर तो वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड तो है नहीं, क्योंकि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के बारे में तो 1 अप्रैल 2023 के बाद आया है, क्योंकि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड उन्हें कहेंगे, ये भी बेसिक डेफिनेशन सुन ली। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड उन्हें कहा जाता है जिन्होंने जो म्यूचुअल फंड जिसने जो है 35% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रखा किसी इक्विटी शेयर्स और डोमेस्टिक कंपनी के अंदर, उसने क्या कर रखा 35% से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर रखा किसी डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कहलाता है,
ठीक है। स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड मीन्स अ फंड, म्यूचुअल फंड मीन्स अ म्यूचुअल फंड वेयर नॉट मोर देन 35% ऑफ टोटल प्रोसीड इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। तो इस केस के अंदर जो पहला फंड की मैं बात कर रहा हूँ, BLR ग्रोथ फंड, ये आया 3 अप्रैल 2021 को होता है। तो ये स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड तो है नहीं, सिंपल क्लियर कर देता है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ उसकी वजह से, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो बारी आती है, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या नहीं। अब तो ध्यान से देखिएगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की अभी डेफिनेशन बताई थी कि भाई अगर सामने वाली कंपनी ने उसने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रखा है 65% और वो, तो ही ये क्या बनता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अदरवाइज नहीं बनता। तो इस केस के अंदर तो ये भी डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि मैंने तो पहले बता दिया था कि भाई फंड एक और फंड दो ने इन्वेस्ट कर रखा है 30% बस, तो 65% से ये तो ज़्यादा है नहीं। तो इस केस के अंदर ये क्या माना जाएगा, डेट फंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डेट फंड है ये तेरा। फिर ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या माना जाएगा, डेट फंड माना जाएगा। और इसके केस में ऑब्वियसली यार टाइम पीरियड 2 साल से ज़्यादा का है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। प्रीवियस ईयर 24-25 की कैलकुलेशन चल रही है बॉस, तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। सेकंड फंड की बात चल रही है, अब ABC स्ट्रैटेजिक फंड नाम था, उसकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 4 मई 2024 को, 1 अप्रैल 2023 के बाद है। तो पहले हम चेक करते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एज पर सेक्शन 50AA आता है या नहीं उसके अंदर। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, उसमें मैंने तेरे को बताई थी कि अगर उसने सामने वाले ने 35% से कम का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, तब वो क्या हो जाता है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हो जाता है। तो यहाँ पे तो भाई साहब देखेगा, कंडीशन मीट कर रही है। क्यों, 1 अप्रैल 2023 के बाद उसने आया था स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, और इसकी तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 मई 2024 के थे, तो फिर तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हो सकता है। कंडीशन में देखूंगा मैं, फिर लिमिट चेक करूंगा, 35% से कम भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है, 30% कर रखा है क्योंकि इसने, तो इस केस के अंदर ये क्या है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है। और जैसे ही मैंने बोला स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, सेक्शन 50AA लग गया, और सेक्शन 50AA में हमेशा ध्यान रखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द होल्डिंग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द होल्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, ध्यान रखिए। अब बारी आती है तीसरे और चौथे फंड के बारे में। ABD फंड मिड कैप 2 दिसंबर 2023 की डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब पहले इसी की बात कर लेते हैं। तेरा थर्ड जो है तेरा म्यूचुअल फंड क्या है, जो थर्ड तेरा म्यूचुअल फंड दे रखा है ABD फंड मिड कैप की डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 दिसंबर 2023। इन दोनों की जो तीसरे चौथे की जो मैं इन्वेस्टमेंट बताऊँ, 70% ऑफ द इक्विटी शेयर्स के अंदर है। तो इसमें से तेरे को तो कोई देखना नहीं कायदे में बताऊँ तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसने क्या कर रखी है, 65% से ज़्यादा ही कर रखी है इन्होंने इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी के केस में। तो ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या है 35% से कम है ना। लेकिन उन्होंने तो ऑलरेडी 70% कर रखे है दोनों फंडों ने, तीसरे वाले ने भी चौथे वाले ने भी। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। और जैसे ही मैंने बोला इक्विटी ओरिएंटेड फंड, समझ गया ना, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 साल। तो 1 साल के उससे देखियो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, तो ध्यान रखिए उसके हिसाब से। और ये LTCG 112A लग जाएगा, LTCG 112A लग जाएगा। और फिर इस क्वेश्चन में क्या है कि एक प्रॉपर्टी भी खरीद रखी, तो उसके इसके अंदर क्या है कि भाई साहब 54 की एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं। तो भाई साहब जब तो एग्जाम्पशन क्लेम करेगा ना, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 निकल के आए हैं, एक तो पहले वाले फंड में, एक तेरा आया चौथे वाले फंड में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फंड निकल के आए हैं, तो इसके इसके अंदर एग्जाम्पशन जब तो क्लेम करेगा तो ऊपर वाले से चालू करियो, जो पहले दे रखा है पहले उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जाम्पशन निकालियो, ठीक है। अब जो बाद में जो बच जाता है फिर उसके हिसाब से करियो, ठीक है। एग्जाम्पल भी दूँ क्या, चल इसी का एग्जाम्पल देख ले। मान के चलिए पहले वाले फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, मतलब इसमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन तेरी 1,40,00,000 की थी, ठीक है। और चौथे वाले फंड में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,20,00,000 की थी। तो इसमें उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रखी है 2 करोड़ की खरीद रखी है। तो जब तुझे पता है कि भाई 2 करोड़ की उन्होंने खरीद रखी है, तो फिर सबसे पहले मैं फर्स्ट यूटिलाइज़ करूँगा 1,40,00,000 ऊपर वाले फंड से। तो ठीक है, तो मतलब मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात मैं ले लूँगा इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फर्स्ट फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आया था 14,03,785। तो मैं 14,03,785 मल्टीप्लाई बाय में नीचे क्या लेते हैं हम, नेट कंसिडरेशन लेते हैं। नेट कंसिडरेशन में क्या लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। लेकिन इसकी फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन पूरी की पूरी 1,40,00,000 यूटिलाइज हो जाएगी। आगे की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तेरी 2 करोड़ की थी ना प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये तो पूरी की पूरी आ जाएगी। फिर ऊपर भी क्या आ जाएगा, तूने वही ऑब्वियसली यार 1,40,00,000 पूरा का पूरा आ जाएगा। तो 14,03,785 की तेरी एग्जाम्पशन क्लेम हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पशन और मिलेगी, 60 लाख भी तो बचे तेरे। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, 1,40,00,000 का मैंने पहले एग्जाम्पशन ले लिया, बचा 60 लाख। 60 लाख जो
तो एग्जाम्पशन क्लेम करेगा वो नीचे वाले फोर्थ प्रोजेक्ट से करेगा। नीचे वाले में फोर्थ प्रोजेक्ट का क्या है, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 20 लाख, और लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख आई, तो इस तरीके से निकालेगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय में ऊपर क्या आ जाएगा 60 लाख जो बच गया है, क्योंकि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें से 1 करोड़ 40 लाख का एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया है, और अब बचा कितना 60 लाख, तो 60 लाख ऊपर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नीचे आ जाएगी उसकी चौथे प्रॉपर्टी की, जो कि 1 करोड़ 20 लाख है, तो 5 लाख रुपये निकल के आ जाएगा एग्जाम्पशन। कंप्लीट दैट्स ऑल अबाउट योर कैपिटल गेन चैप्टर।